क्या आप ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं कि आपके हाथ पैर बिल्कुल पैरालाइज हो जाएं, बिल्कुल मूव नहीं कर पाएँ, आप फेशियल मसल्स मूव नहीं कर पाएँ, वेंटिलेटरी सपोर्ट पे हों, आप बोल ना पाएँ और सिर्फ कम्युनिकेशन आइज़ के थ्रू हो पाए? तो ऐसी डेंजरस और दर्दनीय सिचुएशन से हमारी एक पेशेंट हैं मिस भारती, ये गुजरी हैं। तो ये अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपने किस तरह से ये सिचुएशन को झेला और बाकी आपने अपने फैमिली से किस तरह से कम्युनिकेट किया, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी? वैसे स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि मैं बता नहीं पा रही थी। फिर मेरी सिस्टर ने एक सॉल्यूशन निकाला कि पूरी बॉडी तो पैरालाइज है, तो लोगों से कैसे, मतलब इसकी सिचुएशन को या इसकी प्रॉब्लम को हम कैसे समझें। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि तू, मैं वर्ड्स बोलती हूँ और तू अपनी आइज़ को ब्लिंक करियो, जब तुझे लगे कि हाँ कि ये अल्फ़ाबेट है तो फिर तू मुझे लिखवा देना। तो ऐसे ही मैंने अपनी बहन से कम्युनिकेट किया। मैं डॉक्टर से भी ऐसे ही कम्युनिकेट करती थी। डॉक्टर ने भी मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। तो फिर ऐसे ही मैं अपनी सारी की सारी बातें डॉक्टर से शेयर कर पाई और मुझे वहाँ पे फिर अच्छे से कंफर्टेबल भी फ़ील होने लग गया क्योंकि स्टार्टिंग में ना मैं जब मुझे सेकंड टाइम हुआ था तो मैं एक चाइल्ड आईसीयू में थी। वहाँ पे सब कुछ था, टीवी वगैरह और सब कुछ। और अब मैं 17 ईयर की थी तो मुझे अडल्ट वार्ड में शिफ्ट किया, अडल्ट आईसीयू में शिफ्ट किया। वहाँ पे कुछ नहीं था तो मुझे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए था, तो वहाँ पे अलाउ तो नहीं था, लेकिन डॉक्टर संकल्प ने रिटन में परमिशन दी। तो इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स वगैरह मेरे लिए फ़ोन लेके आए छोटा वाला, जिससे मैं गाने वगैरह सुन सकती थी और ये सब कुछ। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। तो आप ये कितने लंबे टाइम तक ऐसी सिचुएशन में थे, लाइक ये जिसमें आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे? कितने दिनों तक? पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, मतलब एक कितना टाइम लगा आपको रिकवर होने फर्स्ट टाइम का तो मुझे ऐसे कुछ याद नहीं है और सेकंड टाइम तो वो एटलीस्ट 2 महीना तो पूरा खिंच ही गया था। वैसे जब सेकंड टाइम हुआ था तब तो मैं कुछ ज़्यादा ही लंबे टाइम के लिए वेंटिलेटर पे चली गई थी। ऑलमोस्ट 2 महीना ही हो गया था। उसके बाद मेरी टीटी रिमूव हुई थी, तभी मैं लोगों से कम्युनिकेट कर पाती थी। उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है कि मैंने अपनी आइज़ को ब्लिंक करके या कुछ ऐसे अपनी सिस्टर के साथ कम्युनिकेट किया हो। फिर जब मैं थर्ड टाइम आई थी तो पारस में आई थी, तो मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा वो लगा कि नहीं, मुझे तो उसी हॉस्पिटल में जाना है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं और मैं कैसे अब लोगों को अपनी बातें समझाऊँगी, ये वो। तो फिर अभी ये तो मुझे एटलीस्ट 1 मंथ। ठीक है। ऐसी जो सिचुएशन होती है इसको हम लॉक्ड इन सिंड्रोम भी कहते हैं। लॉक्ड इन सिंड्रोम के कई सारे कारण होते हैं, उसमें से एक सीवियर जीबीएस भी होता है। कुछ ब्रेन के सर्टेन एरियाज़ में, जैसे पॉन्स में कोई लीजन हो तो भी आपको लॉक्ड इन सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज होती है और आपको स्वॉलोइंग और रेस्पिरेटरी में भी प्रॉब्लम होती है और आप सिर्फ अपने आइज़ के थ्रू कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपके फेशियल मसल्स भी पैरालाइज हो जाते हैं। सर अगर जीपीएस का कोई ब्रेन पे इम्पैक्ट हो तो कैसा, मतलब क्या वो सब कुछ हो सकता है? वैसे जीबीएस एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बीमारी है, मतलब इट अटैक्स ओनली द नर्व्स। तो जीबीएस मोर और लेस डज नॉट अफेक्ट द ब्रेन। इसलिए जब जीबीएस होता है तो इवन दो द पेशेंट इज फुल्ली पैरालाइज्ड, वो फुल सेंसेस में होता है, उसे सब कुछ समझ में आता है एंड इज फुल्ली अलर्ट। रेयरली कभी कभी जीबीएस के साथ लोगों को ब्रेन में भी मेनिंजाइटिस जैसे सिम्टम्स आते हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी कॉमन। सर जीपीएस पेशेंट कोमा में जा सकता है? जीबीएस पेशेंट कोमा में जनरली नहीं जाता है अनलेस जीबीएस के साथ कुछ एसोसिएटेड है। जैसे मैं कह रहा था कि कुछ लोगों को जीबीएस के साथ भी मेनिंजाइटिस होता है, बट इट्स नॉट कॉमन। और या तो फिर वेंटिलेटर की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो कोमा में जा रहा है, जैसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा बिकॉज ऑफ सडनली अगर टाइम पे वेंटिलेटर नहीं दिया गया जिसकी वजह से ब्रेन में डैमेज हो गया, तो ये सब चीज़ों की वजह से कोमा में जा सकता है पेशेंट, बट डायरेक्टली जीबीएस को ब्रेन पे इफेक्ट नहीं होता है। नहीं सर, अगर कई बार हम टीटी पे होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है तो क्या पता लोग कोमा में जा सकते नहीं, हैं सर। घबराहट तो एक नॉर्मल सी बात है, दैट इज़ बिकॉज आप बीमारी है उसी से घबराहट हो जाती है। सक्शनिंग वक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है, उससे घबराहट हो जाती है। और एक प्रॉब्लम है कि जीबीएस से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। तो नर्वस सिस्टम हमारे एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी नर्व्स और मसल्स। लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो आपका इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे आपकी हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, रेस्पिरेशन को। सो जीबीएस में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, जिससे रेस्पिरेशन इफेक्ट हो सकता है, हार्ट रेट प्लस माइनस हो सकती है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है। ये सब चीज़ों से भी डेफिनेटली घबराहट हो सकती है और कार्डियक इश्यूज भी हो सकते हैं। सर प्लाज्माफेरेसिस के टाइम में मेरी हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो डर भी लग रहा था। ओके, सो प्लाज्माफेरेसिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी बॉडी का काफ़ी वॉल्यूम निकल जाता है, और वो जब आपका वॉल्यूम निकलता है उसके साथ कई और चीज़ें भी निकल जाती है, कभी प्रोटीन्स निकल जाते हैं, कभी कैल्शियम निकल जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसमें आपको घबराहट होने के चांसेस हो सकते हैं, आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। जिस तरह से डायलिसिस होता है किडनी पेशेंट्स में और उन्हें भी ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, तो प्लाज्माफेरेसिस में भी ये एक कॉमन चीज़ है जो देखे गए।